भारत और पाकिस्तान के बीच कल रात के बाद से तनाव और बढ़ रहा है। कल रात पाकिस्तान ने भारत में कई ठिकानों पर ड्रोन से हमले की कोशिश की और भारतीय सेना ने उनको नाकाम कर दिया। एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी हो रही है। इसका मुंह तोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। विदेश मंत्रालय और रक्षा विभाग ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए, लक्ष्मण रॉय जुड़े हुए हैं, आलोक प्रियदर्शी, रोहन सिंह। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी गई वहीं से तस्वीर पूरी साफ होगी, क्या कहा गया? देखिए, वहां पे 3 बड़ी जानकारी दी गई जो काफी अहम है कि पाकिस्तान किस हद तक अपने नापाक मंसूबे को लेकर के चल रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि पाकिस्तान जो भारत पर हमला करने की कोशिश किया, उस कोशिश में उसने टर्की की तरफ से जो ड्रोन था उसका इस्तेमाल किया। वो जो ड्रोन चलाया गया भारत पर हमला करने के लिए, वो टर्की से लिया गया ड्रोन था, जिसके हर ड्रोन को ऊपर ही यानी टारगेट पे पहुंचने से पहले ही भारत ने नाकाम कर दिया। ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 300 से 400 ड्रोन थे जिसका इस्तेमाल किया गया भारत पर हमला करने के लिए। दूसरी बात, भारत पर हमला करने के लिए उसने सैन्य ठिकानों को चुना। सैन्य ठिकानों पर उसने जानबूझ के हमला करने की कोशिश की, जिसको भारत ने नाकाम किया। तीसरी बड़ी बात कि उसने अपने एयर स्पेस को खोल रखा था और वहां पे सिविलियन जो एयरक्राफ्ट होते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट जिसमें हम आप सफर करते हैं, उसका इस्तेमाल किया ताकि उसकी आड़ में भारत पर हमला किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान के सभी मंसूबे को भारत ने करारा जवाब दिया और फिर उसके सारे टारगेट पे पहुंचने से पहले ही सारे ड्रोन हो, मिसाइल हो, उन सबको वहीं मार गिराया गया। उसमें भारत की तरफ से कुछ सैनिक जख्मी हुए, लेकिन पाकिस्तान की सेना को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। और अब जो कई सारे मलबे मिले हैं पाकिस्तान के हमले की कोशिश में, उन मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। और विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से कहा कि पाकिस्तान ने बड़ा ही कायरतापूर्ण हरकत की है और इसकी पूरी कार्रवाई बहुत ही भड़काऊ कार्रवाई थी। और यहाँ तक कि पुंछ में गुरुद्वारा पर भी पाकिस्तान ने निशाना बनाया, जबकि हमारी सेना ने बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। तो ये एक बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से अलग अलग सस्ते हथकंडे अपना रहा है, सारे इंसानियत को भूल करके। लक्ष्मण जी, आज सरकार के स्तर पर क्या कुछ हुआ? दिल्ली में कई बैठकें आज चर्चा में रही, तो वहां क्या हुआ? देखिए, वहां पे बैठकों का दौर लगातार जारी है। अभी भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई है, तीनों सेना के प्रमुख की, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, और वहां पे ये बताया गया कि कल बीती रात में जो कुछ हुआ इसके पूरा जायजा लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और ये भी उनसे जाना कि आगे की उनकी क्या तैयारी है। वो तैयारी का वहां पूरा ब्यौरा वहां पे सौंपा गया और एक तरीके से प्रधानमंत्री ने खुल करके कहा है कि आपको जो उचित हो, जो जवाबी कार्रवाई करनी हो, आप जवाबी कार्रवाई करिए, हम आपको पूरी तरह से खुली छूट देते हैं। और इस बैठक से ठीक पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस थे उन सब के डीजी के साथ बैठक की, बीएसएफ हो, सीआईएसएफ हो, उन सब के साथ उन्हें यह कहा गया कि अलग अलग राज्यों में अपनी तैनाती जहां पर है वहां पे सतर्कता काफी ज्यादा बढ़ा दीजिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की और वहां पे हालात का जायजा लिया और पूरे सैन्य कार्रवाई को किस तरह से अंजाम दिया गया और आगे किस तरह से तैनात रहना, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई। तो मुझे लगता है कि हर स्तर पर लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है ताकि पूरी तरह से एडवांस प्लानिंग यहाँ पे किया जा सके, ताकि पाकिस्तान अगर कोई हरकत फिर से करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी तमाम अपडेट्स के लिए। और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें बता रहे थे लक्ष्मण जी, उसके बारे में बताया आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे, जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको निशाना बनाने के इरादे से कई बार हमले किए। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर
सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। और तनाव के इस माहौल में यात्री हवाई सेवा को लेकर विशेष एहतियात भारत में बरती जा रही है। 24 एयरपोर्ट बंद हैं, उड़ानें रद्द हो रही हैं, सिक्योरिटी की लेवल बढ़ाए जा रहे हैं। पूरी डिटेल बता रहे हैं रोहन सिंह। बताएं रोहन। जिस वक्त उत्तर भारत और पश्चिम भारत के 24 बड़े एयरपोर्ट पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स के लिए पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से इन्हें बंद रखने का आदेश दिया गया है। और इस वक्त अगर भारत का एयर स्पेस देखें तो उत्तर भारत और पश्चिम भारत में सिविलियन जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनका मूवमेंट नहीं के बराबर है। इसमें तमाम बड़े नाम शामिल हैं, जम्मू, श्रीनगर, लेह, इसके अलावा अमृतसर है, चंडीगढ़ है, भुज है, बीकानेर है। इन तमाम एयरपोर्ट्स को फिलहाल बंद रखा गया है। 10 मई तक बंद रखने का इन्हें आदेश दिया गया है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि ये जो तारीख है इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। इंडिगो ने इससे पहले 10 तारीख को 5:30 बजे तक अपने इन एयरपोर्ट से अपने ऑपरेशंस को बंद रखने की बात कही थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सटेंड किया। अब वो कह रहे हैं कि वो मिडनाइट तक इसे बंद रखेंगे और जिस तरह की संकेत आ रहे हैं शायद इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। एक जो दूसरी बड़ी चीज़ हुई है वो है पैसेंजर से सीधे जुड़ी हुई है जो बाकी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ भी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। एक और लेयर ऑफ सिक्योरिटी से पैसेंजर्स को गुजरना पड़ेगा। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एक आदेश जारी किया है जिसमें से कि कहा गया है कि सेकेंडरी लैडर पॉइंट सिक्योरिटी चेक से पैसेंजर्स को गुजरना पड़ेगा। यानी कि एक बार आप सिक्योरिटी चेक से जाते हैं और उसके तुरंत बाद आप जब एयरपोर्ट पे बोर्ड होने लगते हैं उससे पहले आपको एक बार फिर से फ्रिस्किंग और जो आपका हैंड बैगेज है उसको चेक करवाना पड़ेगा। साथ ही कुछ और आदेश भी दिए गए हैं जिसमें कि टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री दी जाएगी जिनके पास वैलिड टिकट है। विजिटर एंट्री को फिलहाल बंद रखा गया है। कुछ प्लेन्स में स्ट्रैटेजिकली एयर मार्शल्स की जो नियुक्ति की जाएगी, साथ ही एयरपोर्ट्स पे सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा ड्रोन, एयर एम्बुलेंस और जो चार्टर्ड प्लेन्स हैं वहाँ भी सुरक्षा को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। तमाम एयरलाइंस ने अपनी तरफ से कुछ एडवाइजरी जारी की है। लोगों को कहा है कि आप कम से कम 3 घंटे पहले फ़्लाइट से एयरपोर्ट पे पहुँचें और साथ ही जो सिक्योरिटी जो चेक इन काउंटर्स हैं वो लगभग 75 मिनट पहले बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह की कुछ एडवाइजरी एयरपोर्ट्स की तरफ से दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और बेंगलोर की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप घर से निकलने से पहले अपने फ़्लाइट की टाइमिंग ज़रूर पता करें। अभी की अगर बात करें, लगभग आज देश भर में 600 से ज़्यादा फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पे लगभग अगर इंटरनेशनल और घरेलू को मिला दिया जाए तो 130 जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई है। और जिस तरह की सिचुएशन है ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और भारत पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर भी घेरने में लगा हुआ है। अब आज IMF की बैठक है, इसमें पाकिस्तान का बेल आउट पैकेज रद्द कराने की मांग की जाएगी और अगले महीने FATF की बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में डालने की रणनीति पर भी काम हो रहा है। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ। आलोक, बताएं सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है इसको लेकर। बिल्कुल, देखिए जो आज अभी अब से थोड़ी देर बाद वॉशिंगटन में IMF की बैठक होगी उसमें भारत पूरी तरह से पुरजोर कोशिश करेगा कि जो पाकिस्तान को IMF की तरफ से लोन सैंक्शन किया गया है, बेल आउट पैकेज दिया जाना है, उसको किसी तरह से रद्द किया जाए। अब मैं बता दूं कि $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को पहले पिछले साल मंजूर किया गया था और आज एडिशनल $1.3 बिलियन का बेल आउट पैकेज आज IMF की बैठक में विचार होना है, इस पर फैसला होना है। लिहाजा भारत की तरफ से पूरी तैयारी की गई है और ये बताया गया है कि जो भी बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया जाता है वो इसका इस्तेमाल वहां के डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के बजाय आतंकी गतिविधियों में करता है। लिहाजा इस तरह की जो मदद
पाकिस्तान को दी जा रही है इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से, उसको तत्काल रोका जाना चाहिए। इसको लेकर वित्त मंत्रालय में काफी आज सुबह बैठक भी हुई थी और जो भी ताजा जितने भी सबूत हैं, दस्तावेज हैं, जो कि अभी जितने भी एग्रेसिव कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं, इन सभी का पूरा एक तरह से डोजियर या कह सकते हैं पूरी पुख्ता दस्तावेज देके आईएमएफ दी जाएगी ताकि वहां से इस बेल आउट पैकेज को रद्द कराया जा सके। और दूसरे मोर्चे पर अगले महीने जून में बैठक होने वाली है एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। वहां पर कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डाली जाए ताकि उस पर एक तरह से आर्थिक प्रतिबंध लग सके और दुनिया से कहीं से भी वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट ना आ सके और ना ही उनको कोई आर्थिक तौर पर कोई मदद कर सके। जी, और इधर इसी बात पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत आईएमएफ की बैठक में अपना पक्ष रखेगा। आईएमएफ की आज मीटिंग हो रही है, हम वहाँ पे अपना पक्ष रखेंगे और जो हमारा मत है इन चीज़ों को लेके वहाँ पे साझा करेंगे दूसरे मेंबर्स के साथ। ये बोर्ड पे निर्भर है कि वहाँ पे क्या निर्णय होता है। सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सरकार ने पूरी तरह से अलर्ट रहने को और किसी भी क्राइसिस से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार रहने को कहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पब्लिक और निजी बैंकों के प्रमुखों के साथ साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की। और ज़्यादा जानकारी लेते हैं, एक बार फिर से चलते हैं आलोक के पास। बताएं आलोक। बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद पहले बैठक खत्म हुई है और इसमें तमाम जितने भी देश के बड़े वित्तीय संस्थान हैं, बैंकिंग संस्थान हैं, रेगुलेटर्स हैं, इन सभी को बुलाया गया था और ये साफ तौर पे सरकार से की तरफ से कहा गया था कि जो भी देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई है या फिर इंटरनेट बैंकिंग है, इन सभी की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। इसको लेकर प्रिपेयर्डनेस का रिव्यू किया गया और बताया गया कि ऐसी सिचुएशन में साइबर अटैक्स हो सकते हैं, लिहाजा जो जितनी भी चीजें हैं उसको एक तरह से पूरी तरह से अलर्ट मोड पे रहना है। और बैंक को साफ तौर से निर्देश दिया है वित्त मंत्री की तरफ से कि जितनी भी लोगों को कोई भी इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन को लेकर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, चाहे वो बैंक से जुड़े कर्मचारी हों, चाहे आम लोग जो कि पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, उनको किसी भी तरह की दिक्कत इस दौरान नहीं आनी चाहिए जो भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन चल रहा है। क्योंकि ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है कि हैकर्स या साइबर से अटैकर्स इस तमाम जो महत्वपूर्ण देश के आर्थिक ढांचे हैं या फिर जो वित्तीय संस्थान है उस पर अटैक कर सकते हैं। लिहाजा एक पूरी प्रिपेयर्डनेस की तैयारी की गई है। बैंकों ने भी एश्योर किया है कि उन्होंने वॉर रूम वहां पर बनाए हैं अपने यहाँ, इस चीज को देखने के लिए नोडल ऑफिसर्स भी हैं और साथ ही साथ पूरी मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। लिहाजा जो देश का पेमेंट सिस्टम है पूरी तरह से चाक चौबंद है और इसमें कहीं से भी कोई सेंध मारने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी, आलोक और रोहन। बढ़ते हैं आगे। ये जो पूरी परिस्थिति है इसको समझते हैं एक एक्सपर्ट्स की नज़र से। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश नैन हैं। कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। एमईए की जो ब्रीफिंग हुई उसमें 2-3 बातें हाईलाइट की गई। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो सारे डर्टी ट्रिक्स अपना रहा है। जो 300-400 ड्रोन भेजे और सेना ने कहा कि लगता है कि वो कोशिश कर रहे थे हमारे डिफेंस सिस्टम को थोड़ा आंकने की और समझने की, कुछ खुफिया जानकारी जुटाने की। साथ ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान गलत सलत जानकारियां दे रहा है, भारत पर ही इल्ज़ाम लगा रहा है कि आप अमृतसर में खुद ही अटैक कर रहे हैं, कह रहा है कि आप धार्मिक स्थानों को टारगेट कर रहे हैं जबकि गुरुद्वारे पर उन लोगों ने पाकिस्तान आखिर करना क्या चाह रहा है इस मोमेंट? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बेसिकली मनोज खलबली हुई है क्योंकि उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहे हैं। हाँ, रही बात जो उनका मेन हथियार है आतंकवाद, उससे वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। कल रात को देखिए आप, जब ये सारा एक्शन चल रहा था तो उस टाइम सांबा के अंदर बीएसएफ ने जो काउंटर फॉइल किया इनका एक अटैक, वहां पे रेंजर्स की मदद से कवर फायर दे करके करीब 15 के करीब जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों को सांबा में क्रॉस कराने की कोशिश की गई। ये सिर्फ तब हो रहा है जब हमने 2 दिन पहले ही हमने इनके सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेररिज्म के अटैक किया है, भावलपुर से लेकर के और कोटली तक। लेकिन इनकी फितरत देखिएगा, इनके ये इस चीज से बाज आने वाले नहीं है। रही बात दूसरा, ये इनके दिमाग में हमेशा रहता है कि भारत के अंदर कैसे हम एक कम्युनल राइट्स कराएं, चाहे वो सिख और हिंदुओं के बीच की हो, चाहे वो मुसलमानों के और हमारे बीच के हो।
हिंदुओं के बीच के हो। तो ये इस तरह की सोच इन लोगों के अंदर प्लानिंग हमेशा चलती रहती है। पुंछ के अंदर खुद इन लोगों ने जो है वहां पे मोटर दागा और एक जो बॉम्ब है वो आकर के शेल आकर के गुरुद्वारे पे गिरा, उनके ग्रंथी की भी डेथ हो गई है वहां पे। और साथ ही में एक क्रिश्चियन वहां पे लोकेलिटी थी जिसके अंदर एक पूरा परिवार सो रहा था। दोनों बच्चों की डेथ हुई, मियां बीबी अभी घायल है, अस्पताल में है, जो क्रिश्चियन फैमिली है। और ऊपर से ये लोग इस तरह के अनाप शनाप जो उल जलूल जो है ये स्टेटमेंट्स निकाल के ये कोशिश करते हैं कि शायद भारत के अंदर जो सद्भावना है, आपस में भारतीय जो लोग हैं उनके बीच में शायद ये इस तरह की मक्कारी करके या इस तरह के घिनौनी बातें करके ये हमारे बीच में कोई डिफरेंस डाल पाए। लेकिन जी जी। देखा जाए ग्राउंड पे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन कर्नल साहब ये बताइए कि अब जैसे इन्होंने कल जो हरकत की तो हमने उसको तो नाकाम कर दिया, बहुत उसमें ऐसी बात थी नहीं है। तो अब दूसरा जो आप कह रहे हैं तो भाई भारत जिस तरीके से मैसेज दे रहा है इस वक्त, ये तो लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि आप अगर कोई कम्युनल एजेंडा परस्यू करना चाहते हैं, पीछे कुछ हुआ होगा, लेकिन आज तो बिल्कुल भी उसकी गुंजाइश नज़र नहीं आती। अब सवाल ये है कि इनको सज़ा क्या मिल सकती है, इनको जो भारी पड़ सकता है वो कैसे पड़ सकता है? देखिए, दो चीज को समझना होगा मनोज। यहाँ पे हम ऑपरेशन सिंदूर को और जो अभी एक्शन हो रहे हैं उसको अगर हम कंबाइन करके देखने की कोशिश करेंगे तो गलत चले जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम के अंदर हमारे निहत्थे लोगों को बर्बरता के साथ पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनकी फैमिलीज के सामने जिस प्रकार से मारा गया, वो है उसका हमने इन आतंकवादियों से बदला लेना है। और ये डिसाइड किया है कि चाहे आतंकवादी हो, चाहे उसके बैकर्स हो या प्लानर्स हो, और उनके जो भी ठिकाने हैं जहां वो ट्रेनिंग लेते हैं, जहां से ट्रेनिंग लेने के बाद वो आगे लॉन्चिंग पैड्स पे आते हैं या बीच में कोई ट्रांजिट कैंप्स हैं इनके, तो हमने 21 के करीब ऐसे स्थान हमने चिन्हित डिस्ट्रॉय कर किए जी। उनमें से हमने अभी सिर्फ 9 को डिस्ट्रॉय किया है। और हाफिज सईद से लेके उसका बेटा तलहा सहित और दूसरी तरफ मसूद अजहर और उसके साथ में जो बाकी लखवी वगैरह हैं जो मोस्ट वांटेड है हमारी तरफ से, वो अभी भी हमारे रडार पे हैं। अभी जी हमारा काम खत्म नहीं हुआ जी। तो ये जब बड़ा हमने- एक जी 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 जब कर्नल हमने साहब, अटैक किया उस दिन, उसके बाद हमने ये बात बिल्कुल क्लियर की थी पाकिस्तान की सरकार को कि देखिए ये हमारा जो ये अटैक है ये जी, जी, जी। पाकिस्तान पर नहीं है, ये टेररिज्म के ऊपर है। तो वही अब फेस सेविंग में पाकिस्तान फिर ऊटपटांग हरकतें कर रहा है और उसका खमियाजा पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ सकता है। और पाकिस्तान की आवाम तो भुगत ही रही है, जहां वो सेना एक तरफ और कट्टरपंथी एक तरफ, आतंकवादी एक तरफ, उसके बीच में पिस रही है। कर्नल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और जो विश्लेषण कर्नल साहब बता रहे थे इसी तरीके से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम में जो पाकिस्तानी हमला हुआ और उसके बाद भारत ने आतंकियों को जिस तरीके से मार गिराया, उनके कैंप पर हमला किया, करारा जवाब दिया, लेकिन अब पाकिस्तान कायराना हरकत पर उतर आया है। तो आवाज़ अड्डा में आज इसी पर चर्चा होगी, नापाक इरादा नाकाम, 7:57 पर। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और इस तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को अगले एक सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया है, रोक दिया है, टाल दिया है। अब आज से आईपीएल सीजन 18 का कोई भी मैच नहीं होगा। अभी आईपीएल के लीग स्टेज के 13 मैच बचे हुए हैं। बता दें कि अब तक कोई भी टीम आईपीएल के प्लेऑफ में अपनी जगह नहीं बना सकी है। बीसीसीआई ने यह निर्णय लिया है कि आईपीएल को अभी फिलहाल एक सप्ताह के लिए स्थगित किया गया है। उसके बाद जो स्थिति है उसका जायजा लेके सरकार से विचार विमर्श करके जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, फ्रेंचाइजी और ब्रॉडकास्टर, इन सबसे बात करके नए शेड्यूल की घोषणा की जाएगी। भारत पाक टेंशन से बाजार में भी दबाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 880 पॉइंट गिरा है, निफ्टी 266 पॉइंट फिसल कर बंद हुआ है। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से सुधर कर बंद हुआ है। बाकी डिटेल्स बता रही हैं कंचन नौटियाल।
तो डेफिनेटली जिस तरीके से इस टाइम पे जो गर्मा गर्मी है वो बढ़ती जा रही है, उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आज हमें अपने बाजार में देखने को मिला है। देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.5% की मजबूती, बीएल डिफेंस शेयर्स में अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में देखने को मिली थी। बीएल करीब 3% की बढ़त, टाटा मोटर्स में 4% का इजाफा और टाइटन नंबर इसके आए हैं उसके बाद ये रौनक हमें देखने को मिली है। लेकिन लूजिंग स्ट्रीक में ग्रासिम इंडस्ट्रीज 2.5%, अल्ट्राटेक सीमेंट 2.5%, पावर ग्रिड में 3% और आईसीआईसीआई बैंक भी आज करीब 3.5% की कमजोरी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो भारत फॉर्ज देखिए 5% की तेजी, भारत डायनामिक्स 5.5%, यूनियन बैंक नंबर्स आए थे उसके बाद ये तेजी देखने को मिली है 6.5% की। येस बैंक में 10% का इजाफा आज के सत्र में देखा गया है। लूजिंग स्ट्रीक में टोरेंट पार करीब 3.25% की कमजोरी, पतंजलि फूड 2.25%, एमएनएम फाइनेंशियल 4.25% और अपोलो टायर्स करीब 4% की कमजोरी के साथ आज के सत्र में बंद हुए हैं। तो मार्केट पर जो टेंशन चल रही है उसका असर दिख रहा है, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और बाजार इससे परेशान है। तो आज आवाज़ अड्डा में हम इसकी भी समीक्षा करेंगे रात को 9:57 पर, और जो हालात है उसका विश्लेषण भी करेंगे 7:57 पर। तो आज आवाज़ अड्डा के 2 एडिशन आपको देखने को मिलेंगे, एक 7:57 पर नापाक इरादे नाकाम और फिर 9:57 पर बाजार में वॉर टाइम।